नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मिश्रा मंथन मंत्रा एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हम प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, तो इसी कड़ी में आज हम एक नया टॉपिक भी चालू कर रहे हैं, संविधान का। दोस्तों संविधान का ये जो टॉपिक है बहुत छोटा सा है, बहुत सरल सा है। कई बार पढ़ने में हमें अनावश्यक हेडेक हो जाता है, लेकिन दोस्तों इतना सरल है और हमें मात्र 20 मिनट का समय लगेगा और 20 मिनट में एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और आपकी उंगलियों में तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी प्रकार का कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होगी और दोबारा इसको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी, ये आप कंफर्म मानिए। तो दोस्तों, बिना समय व्यतीत किए हुए हम चालू करते हैं आज 1919 का अधिनियम। तो दोस्तों, इसको मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, आपको ध्यान रखिएगा और बस ध्यान से सुनते रहिए और चित्र को देखते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। तो आज पढ़ना दोस्तों 1919 का अधिनियम, करेक्ट है। अब इस 1919 के अधिनियम में हमको क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो इसमें हमको दो पार्ट पढ़ना है। पार्ट 1 में पढ़ना है दोस्तों इसकी पृष्ठभूमि, क्या देखना है, पृष्ठभूमि। और दूसरा देखना है दोस्तों इस अधिनियम के मुख्य रूप से प्रावधान, ठीक है। तो हम इन दोनों को लेके चलेंगे, एक तो पृष्ठभूमि को लेके चलेंगे और एक इससे संबंधित जो प्रमुख प्रावधान हैं उनको लेके चलेंगे। तो दोस्तों, पृष्ठभूमि में थोड़ी सा देखते हैं कि 1919 का अधिनियम जब बना उसके पीछे क्या स्थितियां थी, क्या कारण थे और उस समय हमारे यहाँ का क्या राजनीतिक समीकरण चल रहा था, वातावरण था, वो थोड़ी सा देखते हैं। तो दोस्तों, इस राजनीतिक समीकरण को हम दो दृष्टि से देख सकते हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से और एक भारत की स्थिति से। तो भारत की स्थिति में थोड़ी सा देखते हैं कि इस समय हमारे भारत में गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। गांधी जी आ चुके थे। कब आ चुके थे दोस्तों, सबको पता है, 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं अपन, इसमें गांधी जी का प्रवेश हो चुका था। उस समय वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए दोस्तों तो 1914 से लेके 1918 इस समय चल रहा था वर्ल्ड वार फर्स्ट, क्लियर है। यह भी वर्ल्ड का समीकरण था जिससे भारत भी प्रभावित हो रहा था। तीसरा जो समीकरण था दोस्तों, इस समय जो हमारी कांग्रेस के अलावा जो हमारे यहाँ गतिविधियां चल रही थी, तो वो था एक, तिलक जब जेल से छूटकर आ चुके थे, मांडले जेल वर्मा में बंद थे, उसके साथ में एनी बिसेंट भारत में थी। एनी बिसेंट आयरिश महिला, सबको पता है। तो दोस्तों, इन दोनों के द्वारा भारत में चलाया जा रहा था होम रूल आंदोलन। क्या चलाया जा रहा था, होम रूल आंदोलन। तो उस समय का भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था दोस्तों, तो 1919 के अधिनियम के पूर्व एक तरफ तिलक और एनी बेसेंट का होम रूल आंदोलन चल रहा है। भारत उस समय किसके क्षेत्र से प्रभावित है, वर्ल्ड वार से प्रभावित है। तीसरी तरफ आ चुके हैं महात्मा गांधी। अब इनका बिल्कुल स्पष्ट प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ की राजनीति में दोस्तों। कैसा प्रभाव पड़ता है, थोड़ी समझो इस बात को। गांधी जी आए तो गांधी जी एक ऐसी इंटरनेशनल पर्सनालिटी के रूप में उभर चुके थे उस समय, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों की रंगभेद नीति के विरोध में आंदोलन किया था और वो सफल भी हुए थे। तो उनके आने से भारत की राजनीति का मनोबल बढ़ चुका था, भारत की राजनीतिज्ञों का मनोबल बढ़ चुका था। और गांधी जी आने के बाद यद्यपि भारत की केंद्रीय राजनीति पर भाग नहीं लिया, चंपारण गए, चंपारण में नील विद्रोह, फिर वहां पर खेड़ा गए, गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह, फिर गुजरात में अहमदाबाद में मिल मजदूर यूनियन का सत्याग्रह चल रहा था, उनमें भाग लिए। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय राजनीति को वो प्रभावित करना चालू कर दिए थे। स्पष्ट हस्तक्षेप उनका अभी 1915 से लेके 1919 तक स्पष्ट हस्तक्षेप नहीं था, बल्कि वो किसी भी दूसरे एंगल से गांधी जी अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे। वर्ल्ड वार में हमारे युवा सैनिकों को भर्ती होने का आह्वान कर रहे थे, क्लियर है। और जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो दोस्तों, अंग्रेजों के पास हमारे पूरे अधिकार थे और उस समय सैन्य प्रशासन लागू हुआ था। हमारे यहाँ मिलिट्री का शासन चल रहा था, सैन्य प्रशासन चल रहा था। तो ये सैन्य प्रशासन की वजह से हमारे मौलिक अधिकार सब सस्पेंडेड हो चुके थे और
पूरे अधिकार किसको पास थे? अंग्रेजों के पास। तो यहां पर हम कुछ कर नहीं सकते, गांधी जी आ चुके हैं, साथ में यहां पर होम रूल आंदोलन चल रहा है। और होम रूल आंदोलन में दोस्तों हमारी मांग थी किसकी? डोमिनियन स्टेट की। ठीक है, तो हम होम रूल आंदोलन के द्वारा डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग रहे थे और स्वशासन की हमारी मांग धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तो अब देखो दोस्तों, जैसे जैसे वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था, 14 से हम आगे आ रहे थे, वैसे वैसे ये सैन्य प्रशासन का समाप्ति और चल दिया था। और अंग्रेजों को कहीं ना कहीं ये डर था कि जैसे वर्ल्ड वार समाप्त होगा वैसे हमारे मौलिक अधिकार फिर चालू हो जाएंगे। और इन्होंने होम रूल आंदोलन शुरू कर ही दिया है। तो इन आंदोलनों की वजह से फिर भारत में स्वतंत्रता की मांग, स्वतंत्रता तो नहीं था, क्रमिक विकास की मांग प्रारंभ हो जाएगी। क्लियर है? डोमिनियन स्टेट का दर्जा जब यहां पर मांगा गया दोस्तों, उसी समय एक और घटना है 1916 की, और वो ध्यान रखना है, लखनऊ समझौता। कौन सा है? लखनऊ समझौता। तो होम रूल आंदोलन हो गया तिलक एंड बेसेंट का, प्लस इन्हीं की प्रयासों से 1916 का लखनऊ समझौता। यह भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि दोस्तों इस लखनऊ समझौता में नरम दल प्लस गरम दल एक हो गए थे। दूसरा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी एक हो गई थी। तो दोस्तों इस समय भारत में क्या हो चुकी थी? यूनिटी। भारत में पूरी तरह से क्या दिख रही थी? यूनिटी, और दोनों दल एक मंच पर आ चुके थे। तो राजनीतिक दबाव भी हमारा बढ़ गया था। दूसरा, हमारे यहां गांधी जी भी आ गए थे। और तीसरा, जैसे जैसे वर्ल्ड वार समाप्त हो रहा था तो इनके पावर कम होते जा रहे थे। तो ये तीन दृष्टियों से, तीनों दिशाओं से दबाव किसके ऊपर पड़ रहा था दोस्तों? अंग्रेजों के ऊपर। तो इस तरह से हमारी बढ़ती हुई मांग और बढ़ते हुए दबाव के कारण 20 अगस्त को, कब की बात है? 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेग्यू, कौन थे? मॉन्टेग्यू, जो कि हमारे भारत के मंत्री थे, ब्रिटेन की संसद में बैठते थे, उन्होंने कर दी एक घोषणा। उन्होंने घोषणा कर दी ब्रिटिश संसद में, और इसी को कहा जाता है दोस्तों अगस्त घोषणा। क्या थी? अगस्त घोषणा। क्लियर है? और अगस्त घोषणा में क्या कहा गया? कि अगस्त घोषणा में कहा गया कि भारत में ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश सरकार धीरे धीरे क्रमिक विकास का कार्य करेगी और उनको क्रमिक विकास के माध्यम से आगे डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। ये घोषणा कहां पर हुई? ब्रिटेन की संसद पर। ब्रिटेन की संसद पर बैठने वाले भारत सब्जेक्ट के मंत्री या इंडियन सेक्रेटरी या भारत सचिव मॉन्टेग्यू, इन्होंने करी घोषणा। और वास्तव में देखा जाए दोस्तों तो 1919 का अधिनियम इसी घोषणा का परिणाम था। यह घोषणा करने के बाद भारत आए और भारत में जुलाई 1918 में इन्होंने भ्रमण किया, यहां की कंडीशन देखी और फिर एक पत्र तैयार किया, एक पूरा का पूरा मैटर तैयार किया दोस्तों, और वही जाके बना 1919 का बाद में अधिनियम। तो 1917 की 20 अगस्त 1917 की अगस्त घोषणा ही किसका आधार बनी दोस्तों? तो यह आधार बनी 1919 के भारत शासन अधिनियम। किसकी घोषणा का अधिकार बना? भारत शासन अधिनियम का आधार बना। तो ये थी पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि समझ में आ गई दोस्तों। तीनों दिशाओं से दबाव पड़ रहा था। यहां पर होम रूल आंदोलन, लखनऊ समझौता, हिंदू मुस्लिम एक हो गए, नरम दल गरम दल एक हो गए। वहां पर गांधी जी भी राजनीति के साथ में यहां पर भारत में आ चुके हैं। तीसरा, उनका खुद का वर्ल्ड वार समाप्त हो रहा है तो पावर कम हो रहा है, सैन्य मिलिट्री शासन खत्म हो रहा है, तो उनके घटते हुए पावर, बढ़ते हुए दबाव, इनके कारण में हमारी मांगों के प्रति उन्होंने सहानुभूति पूर्वक विचार किया और 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की संसद में घोषणा किया। और इसी घोषणा से संतुष्ट होकर एनी बेसेंट उस समय जेल में थी और उन्होंने अगस्त घोषणा से अपना होम रूल लीग, जो उनका ऑल इंडिया होम रूल लीग नाम से चल रहा था, वो आंदोलन को उन्होंने वापस ले लिया। ठीक है दोस्तों, और यही घोषणा बनी 1919 के अधिनियम का आधार। तो इतना तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि 1919 के अधिनियम की पृष्ठभूमि क्या थी। क्लियर है? अब अपन चलते हैं कि इसके क्या क्या प्रावधान थे, उसको थोड़ी सा देखते हैं। ठीक है दोस्तों,
तो ये आपको यहाँ पर स्क्रीन में छोटा करके मैंने रख दिया है, जिससे आपको दिमाग में रहेगा कि एक्चुअल क्या रीजन थे, क्या पृष्ठभूमि थी जिसके वजह से भारत में 1919 का अधिनियम आया। तो अब थोड़ी सा देखते हैं कि उस 1919 के अधिनियम में प्रावधान क्या थे, प्रावधान क्या थे। तो दोस्तों प्रावधान देखने के पहले उस समय की सिचुएशन देखनी पड़ेगी, उस समय की स्थिति देखनी पड़ेगी, कार्यपालक क्या की स्थिति, राजनीतिक स्थिति, उस समय कैसी स्थितियां थी कि वहां पर कैसे काम होते थे और उसमें क्या परिवर्तन आया, क्या डेवलपमेंट आया, वो थोड़ी हमको देखना पड़ेगा। तो उस समय देखते हैं कि पोजीशन क्या थी दोस्तों। तो ये मान लेते हैं ब्रिटेन है दोस्तों, और ये है हमारा भारत, ठीक है। तो ये भारत और वो ब्रिटेन, ब्रिटेन का कब्जा किस पर था, भारत पर। तो उस समय स्थिति कैसी होती थी दोस्तों, इसको थोड़ी सा देखो कि इस समय ब्रिटेन की संसद, ये है दोस्तों ब्रिटेन की संसद। तो यहां की संसद के द्वारा नियम बनाए जाते थे भारत के लिए, ब्रिटेन की संसद के द्वारा नियम बनाए जाते थे भारत के लिए। तो ब्रिटेन की संसद में क्या होता था दोस्तों कि ब्रिटेन की संसद में एक मंत्री होता था। कौन होता था, मंत्री। क्लियर है। इसे क्योंकि यह मंत्री भारत विषय देखता था। कौन सा विषय, भारत। जैसे आज भी हमारी संसद में मंत्री होते हैं, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री। शिक्षा मंत्री क्या देखता है, शिक्षा सब्जेक्ट। स्वास्थ्य मंत्री क्या देखता है, स्वास्थ्य सब्जेक्ट। तो भारत सब्जेक्ट देखने वाला कौन सा मंत्री कहलाएगा, भारत मंत्री। तो इसी तरह एक मंत्री बैठता था ब्रिटेन की संसद में जिसे कहा जाता था भारत मंत्री। पर दोस्तों भारत के संविधान में मंत्री शब्द उपयोग किया गया है, पर ब्रिटेन में मिनिस्टर शब्द नहीं होता। हां, अमेरिका में मिस्टर मिनिस्टर होता है, मिस्टर मिनिस्टर कहा जाता है, पर ब्रिटेन की संसद में मिनिस्टर को कहा जाता है सेक्रेटरी। तो इसलिए जो भारत मंत्री था इसीलिए उसको भारत सचिव भी कहा गया। क्या कहा गया, भारत सचिव। क्लियर है। इंडियन सेक्रेटरी, तो इंडियन सेक्रेटरी बोल दो, भारत मंत्री बोल दो या भारत सचिव बोल दो, वे एक ही पद कहलाता है। तो यह पद कौन सा था, तो ब्रिटेन की संसद में ऐसा मंत्री या सचिव जो पूरे भारत के विषय के लिए जिम्मेदार होता था उसको कहा जाता था भारत सचिव। क्लियर है। और इस भारत सचिव की मदद करने के लिए दोस्तों एक होती थी उसकी कैबिनेट, और यह कहलाती थी भारत परिषद। इसको कहा जाता था भारत परिषद या इंडियन काउंसिल। क्लियर है। तो एक भारत सचिव और उसकी सहायता के लिए एक सचिवालय जैसे, एक कैबिनेट जैसे एक सचिवों का समूह था जिसे कहा जाता था भारत परिषद। अब ये यहां से नियम बनाकर भेजते थे कहां, भारत। तो भारत में इसका शासन होता था और इनका रिप्रेजेंटेटिव बैठता था कहां पर, भारत में। और दोस्तों भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव बैठता था वो था गवर्नर जनरल एवं वायसराय। और गवर्नर जनरल के साथ में गवर्नर जनरल की मदद करने के लिए होती थी उसकी काउंसिल। क्या होती थी, काउंसिल। और इसको बोलते थे गवर्नर जनरल की परिषद। और इसके नीचे होता था दोस्तों इसका संसद। क्या होता था, संसद या परिषद। तो एक सदनी परिषद होती थी। तो यहां पर गवर्नर जनरल एवं वायसराय, उसकी कार्यकारिणी परिषद या काउंसिल और संसद। और इसी तरह दोस्तों अलग अलग राज्यों में, प्रांतों में भी यह सिस्टम होता था। तो प्रांतों में प्रांतीय गवर्नर होता था, उसकी कार्यकारिणी परिषद होती थी और उसकी संसद होती थी। यद्यपि इनको पृथक से विशेष अधिकार प्राप्त नहीं थे, पर नाम मात्र के अधिकारों के लिए भी प्रांत कार्य करते थे। तो यह सिचुएशन थी ब्रिटेन की 1919 के अधिनियम के पूर्व। तो अब थोड़ी सा देखो, यहां पर समझो कि इस अधिनियम के तहत जो ये
भारत मंत्री था। तो भारत मंत्री के पद पर कौन सा था दोस्तों? तो इस समय बैठे थे मॉन्टेग्यू। कौन बैठे थे? मॉन्टेग्यू। ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन था? तो गवर्नर जनरल वायसराय था दोस्तों चेम्सफोर्ड। कौन था? चेम्सफोर्ड। तो अब दोस्तों एक बात आपको इसी बात पर क्लियर हो गई होगी कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू था और चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल एवं वायसराय था। तो पद पर कौन बड़ा होगा? तो पद पर बड़ा होगा दोस्तों मॉन्टेग्यू। प्रोटोकॉल के हिसाब से मॉन्टेग्यू बड़ा पद पर है और चेम्सफोर्ड छोटे पद पर है। तो इसलिए बड़ा पद वाले का नाम पहले आता है। तो पहला पद का नाम क्या है? मॉन्टेग्यू। और उसके बाद कौन सा है? चेम्सफोर्ड। कौन सा है? चेम्सफोर्ड। इसीलिए इस अधिनियम का नाम है दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। अब एक और अधिनियम था ऐसा ही 1909 का दोस्तों, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था मार्ले और मिंटो। क्या नाम था? मार्ले मिंटो 1909। कब का था? 1909। तो अब यह बात भी क्लियर हो गई होगी कि मार्ले मिंटो 1909 का मतलब क्या हुआ? तो मार्ले पहले है तो यह बड़ा पद है। तो बड़ा पद कहां होगा? ब्रिटेन में। यानी भारत मंत्री उस समय कौन था? मार्ले। और भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय का नाम क्या था? मिंटो। तो ये मार्ले मिंटो सुधार या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इन दोनों के सहयोग से बने सुधार या अधिनियम की वजह से कहा जाता है। तो मॉन्टेग्यू ब्रिटेन में भारत विषय का मंत्री था और चेम्सफोर्ड था गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो ये मुझे लगता है आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा दोस्तों। ठीक है। अब अपन थोड़ी सा आगे चलते हैं। यह बात आपको समझ में आ गई मुझे उम्मीद है दोस्तों। अब यहां देखो, तो अब हम देखते हैं कि ये सिचुएशन में क्या क्या सुधार हुए और किस स्तर पर सुधार हुए। तो एक एक बिंदु हमारा 1919 के अधिनियम का प्रावधान कहलाएगा। तो हम एक तरफ से स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे दोस्तों। ठीक है। तो यहां विशेष रूप से ध्यान देना है आपको। तो दोस्तों इस समय जो ये परिषद होती थी, क्या होती थी? परिषद। ठीक है। कार्यकारिणी परिषद किसकी? भारत मंत्री की। तो इस परिषद पर सदस्यों की संख्या होती दोस्तों 12 से लेके 14। कितनी होती थी? 12 से लेके 14। तो इस सदस्य संख्या को कम करके इसको कम किया गया और सदस्य संख्या कर दी गई दोस्तों 8 से लेके 12। तो ये पहला काम किया गया किसमें काम किया गया? 1919 के अधिनियम में। मतलब 12 से 14 सदस्यों को कम करके भारत मंत्री की कार्यकारिणी परिषद का आकार छोटा कर दिया गया। यह पहला बिंदु। ठीक है। भारत सचिव के कार्यकारिणी परिषद का आकार जो 12 से 14 सदस्य होता था उसको दोस्तों 12 से कितने सदस्य कर दिया गया? 8 सदस्य। तो ये हो गया दोस्तों हमारा पहला बिंदु, पहला पॉइंट जो हमको याद रखना है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या हुआ दोस्तों कि इस समय इन्होंने क्या किया कि ये जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय था, तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कार्यभार कम करने के लिए इसी के पैरेलल दोस्तों एक नया पद सृजित कर दिया और उस पद को कहा गया उच्चायुक्त। इस पद को क्या कहा गया? उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर। क्लियर है। तो यह हो गया हमारा बिंदु क्रमांक 2। ठीक है। तो 2 बिंदु याद हो गए दोस्तों। ब्रिटेन के बैठने वाले भारत मंत्री की कार्यकारिणी परिषद का आकार 12 से 14 को घटा के कर दिया गया 8 से 12।
दूसरा गवर्नर जनरल दूसरा भारत मंत्री के पैरेलल एक नया पद सृजित किया गया, उच्चायुक्त। कौन सा? उच्चायुक्त। तीसरा पॉइंट याद रखना दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि इनके किसके, ब्रिटेन के मंत्री और कार्यकारिणी परिषद का दोनों का जो वेतन होता था दोस्तों, वो वेतन पहले दिया जाता था भारत की निधि से, भारत के खजाने से इनका खर्चा दिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत यह प्रावधान बदल दिया गया और अब चालू कर दिया गया वेतन कहां से, ब्रिटिश संसद से। तो ब्रिटिश के ऊपर भारत कर दिया गया इनका वेतन। यह हो गया हमारा बिंदु क्रमांक 3। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरह से 3 परिवर्तन हुए कहां पर, ब्रिटेन की संसद पर। पहला परिवर्तन क्या हुआ कि ब्रिटेन की कार्यकारिणी परिषद का आकार 12 से 14 की जगह कम करके कर दिया गया 8 से 12। क्लियर है? दूसरा क्या हुआ, जो वहां का भारत मंत्री था उसके कार्यभार को कम करने के लिए उसी के समकक्ष एक नया पद सृजित कर दिया, उच्चायुक्त, हाई कमिश्नर। तीसरा कारण क्या हुआ कि जो पैसा खर्चा भारत मंत्री का था और उसकी कार्यकारिणी का परिषद का था, वो देना पड़ता था किसको, भारत सरकार को। तो भारत के खजाने की जगह किससे देना चालू कर दिया, ब्रिटेन के खजाने से। अब चौथा पॉइंट दोस्तों जो याद रखना है अपन को, इस समय चौथा क्या हुआ, इस समय जो ब्रिटेन की संसद थी दोस्तों, तो ब्रिटेन की ये जो कार्यकारिणी परिषद थी, इसमें 3 भारतीयों को प्रवेश दिलाया। किसको प्रवेश दिलाया, 3 भारतीयों को प्रवेश चालू किया, इनके लिए सीट रिजर्व कर दी गई। यह था दोस्तों हमारा बिंदु क्रमांक चौथा। तो ये 4 क्रमिक रूप से विकसित प्रावधान रखे गए किसमें, 1919 के अधिनियम में। कहां पर, ब्रिटेन में। तो मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट, क्रिस्टल क्लियरली आपको याद हो गया होगा क्या क्या हुआ। पहली बात है कि ब्रिटेन के मंत्री, भारत मंत्री और उसकी कार्यकारिणी परिषद, इन दोनों का खर्चा जहां भारत करता था, वो खर्चा अब कौन उठाने लगा इस अधिनियम के बाद, ब्रिटेन। क्लियर है? दूसरा, ब्रिटेन में भारत मंत्री के पद के समक्ष एक नया पद सृजित कर दिया, वो पद को क्या कहलाया, उच्चायुक्त। क्लियर है? तीसरा, कार्यकारिणी परिषद का जो आकार था वो छोटा कर दिया, जहां 12 से 14 था वहां आकार कर दिया 8 से 12। और उसमें कितने नए भारतीयों का प्रवेश दिला दिया दोस्तों, 3 भारतीयों का। तो ये था हमारा 4 बिंदु कहां के, ब्रिटेन के। अब हम चलते हैं थोड़ी कि भारत में क्या क्या नए प्रावधान हुए, तो इसको थोड़ी सा देख लेते हैं दोस्तों। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये 4 पॉइंटों के बाद आगे चलते हैं। तो 5वां बिंदु याद रखना दोस्तों कि यहां पर क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल एवं वायसराय होता था, तो गवर्नर जनरल एवं वायसराय सभी विषयों पर कानून बनाता था। ठीक है? ये जो कानून बनाता था गवर्नर जनरल, वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद, तो ये कानून जो बनाती थी, तो ये पूरे केंद्र के लिए भी कानून बनाती थी और अधिकांश विषयों में प्रांतों के लिए भी कानून बनाती थी। ठीक है? दोनों के लिए केवल गवर्नर जनरल बनाता था। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ कि यहां पर जो ये था केंद्रीय विषय थे, तो केंद्रीय विषय में से कुछ विषय अलग करके ये दे दिए गए किसको दोस्तों, प्रांतों को। किसको दे दिए गए, प्रांतों को। तो इस तरह से केंद्रीय विषयों का विभाजन हो गया और आधे से कम विषय प्रांतों को और महत्वपूर्ण विषय किसको रख दिए गए, केंद्रों को। ठीक है? और इस तरह से ये 2 सूची बन गई दोस्तों। एक सूची को बोला गया केंद्रीय सूची के विषय, ये कहलाए केंद्रीय सूची के विषय दोस्तों, और ये कहलाए प्रांतीय सूची विषय। क्लियर है? तो इस तरह जो केंद्रीय सूची थी वो कितने भागों में पृथक हो गई, 2 भागों में। तो केंद्रीय सूची के विषय अलग हो गए, प्रांतीय सूची के विषय अलग हो गए। इसका मतलब यह है कि पहली बार इस अधिनियम में केंद्र से
प्रांतों को पृथक किया गया और प्रांतों को कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई और खुद विषयों को कानून बनाने के लिए उनको अधिकार प्रदान किया गया। तो यह है दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 5। कौन सा बिंदु है दोस्तों? ये 5 नंबर पॉइंट। तो 5 नंबर पॉइंट में क्या हुआ? केंद्रीय सूची से प्रांतीय सूची का पृथक्करण, केंद्रीय सूची से प्रांतीय सूची का पृथक्करण। और अवशिष्ट शक्तियां जो होती थी वो किसके ऊपर रखी जाती थी दोस्तों? केंद्र के पास ही रखी गई। ये हो गया हमारा 6वां नंबर का पॉइंट। 7वां नंबर का ध्यान रखना दोस्तों कि ये जो प्रांतीय विषय अलग हुए, इसे प्रांतीय विषयों के साथ बजट का पृथक्करण भी कर दिया गया। किसका पृथक्करण? बजट का। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो बजट का पृथक्करण कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले केंद्र द्वारा ही राज्यों के लिए भी बजट प्रस्तुत किया जाता था और प्रांतों के लिए भी बजट प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन इस अधिनियम के बाद बजट का भी पृथक्करण हो गया और केंद्र का बजट से अलग कर दिया गया दोस्तों प्रांतों का बजट। क्लियर है? तो यह हो गया हमारा 7वां पॉइंट, बजट का पृथक्करण। तो 6वां हो गया विषयों का पृथक्करण और 7वां पॉइंट हो गया दोस्तों बजट का पृथक्करण। क्लियर हो गए? तो अब 4 पॉइंट हम वहां पढ़ चुके थे, 5 पॉइंट और 6वां और ये 7वां पॉइंट। जितने भी पॉइंट हैं नंबरिंग सीरीज आप देख लेना दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 7 पॉइंट। क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं। ध्यान रखना, एक एक बिंदु से हम सीरीज वाइज याद करेंगे दोस्तों, तो परीक्षा में रिकॉग्नाइज हो जाएगा, याद आ जाएगा। क्योंकि 1919 का अधिनियम के डेवलपमेंट को ही कहा जाता है 1935 का अधिनियम। तो 1919 और 1935 के अधिनियम एक स्वरूप में दिखाई देते हैं और उससे कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि बिल्कुल सीरीज वाइज हमको सीक्वेंस वाइज याद रहे, एक छोर पकड़ें तो अंतिम छोर तक स्वतः पहुंच जाएं। तो एक बार फिर रिवीजन कर लो दोस्तों। सबसे पहले ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में होता था भारत मंत्री, उसकी जगह क्या बनाया? उच्चायुक्त। फिर ब्रिटेन की कार्यकारिणी परिषद, उसका आकार कर दिया छोटा, उसमें घुसा दिया 3 भारतीय। फिर उन दोनों का जो खर्चा होता था वो खर्चा पहले कहाँ होता था? भारत की निधि से। अब ये कहाँ चला गया? ब्रिटेन की खजाने पर, उसके ऊपर भार डाल दिया गया। ये हो गया। फिर हम भारत में देखा जाए तो भारत में क्या हुआ दोस्तों? जो केंद्रीय सूची के विषय थे केवल गवर्नर जनरल बनाता था, उससे अलग कर दिया प्रांत के लिए, और जो केंद्रीय बजट था उससे भी अलग कर दिया प्रांत का बजट। तो ये हो गया 2 पॉइंट हमारे यहां पर। अब आगे चलते हैं दोस्तों। तो जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद थी, तो दोस्तों इस कार्यकारिणी परिषद में इस समय सदस्य संख्या रखी गई 8। कितनी रखी गई? 8। और 8 में से 3 भारतीयों को प्रवेश कराया गया। तो मतलब अगला पॉइंट यह है दोस्तों कि कार्यकारिणी परिषद, गवर्नर जनरल एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भी परिवर्तन किया गया और इसके सदस्य संख्या कर दी गई 8 और इसमें 3 भारतीयों को प्रवेश दिलाया गया। तो यह हो गया दोस्तों हमारा पॉइंट नंबर 8। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो आगे क्या हुआ दोस्तों कि ये जो हमारी संसद थी, तो दोस्तों संसद को 2 भागों में तोड़ दिया गया। कितने भाग कर दिए गए? 2। तो पहली बार, ये बिल्कुल विशेष ध्यान रखना कि पहली बार द्विसदनी व्यवस्था किस अधिनियम में की गई है? तो 1919 के अधिनियम में। ठीक है? तो पहले 1 सदन होते थे, अब सदन कितने होने लगे? 2। ठीक है? और दोनों का अलग अलग नाम था। जो यह सदन थी दोस्तों, तो इसको कहा गया राज्य सभा। क्लियर है दोस्तों? इसको कहा गया राज्य सभा वर्तमान में। और उस समय जब ये अधिनियम बना था दोस्तों, उस समय इसको कहा जाता था राज्य परिषद। क्या कहलाई? राज्य परिषद। और जो ये वाला था दोस्तों, उसको कहा गया केंद्रीय सभा। इनके अलग अलग नाम थे। इसका नाम हो गया राज्यसभा और इसका नाम हो गया केंद्रीय सभा। जो राज्यसभा थी ये टोटल 60 सदस्य रखी गई और ये जो थी ये रखी गई 145 सदस्य।
तो दोस्तों ये हो गया हमारा अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 9। कौन सा? पॉइंट नंबर 9, संसद में परिवर्तन, यानी एक सदनी व्यवस्था से कर दी गई दो सदनी व्यवस्था और दोनों सदन को अलग कर दिया गया। दूसरे का नाम रहा केंद्रीय सभा। राज्यसभा कितने सदस्य? 60 और केंद्रीय सभा कितनी हो गई? 145। तो अब यहां पर जो प्रावधान हुए बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट कर दोस्तों। तो सबसे पहले हम करेंगे गवर्नर जनरल एवं वायसराय। तो उसमें क्या हुआ? पहले उसको सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था और उसकी कार्यकारिणी परिषद को यहां पर क्या कर दिया गया कि उसकी कार्यकारिणी परिषद के इन कामों को कम कर दिया गया और प्रांतों को अलग से दे दिया गया। मतलब उसके विषयों से आधे काट के किसको दे दिया गया? प्रांतों को। इसका मतलब हुआ कि दो सूचियां बना दी गई, एक केंद्रीय सूची और एक बनाई गई राज्य सूची। साथ में बजट भी केवल क्या बनाता था? वायसराय और गवर्नर जनरल। तो बजट से भी अलग कर दिया गया, प्रांतों का बजट और प्रांतों को दे दिया गया। क्लियर है? तो ये दो चीजें कहां पर हुई, कहां पर आपको प्रावधान में परिवर्तन करने मिला दोस्तों? तो ये मिला कहां पर? वायसराय और उसकी परिषद पर। ठीक है। दूसरा, अब कार्यकारिणी परिषद पर आते हैं। तो कार्यकारिणी परिषद का आकार कर दिया गया 8 सदस्य। ठीक है। और 8 में से 3 सदस्य कर दिया गया भारतीय। क्लियर है? अब आते हैं हम दोस्तों सदन में। तो सदन में क्या परिवर्तन किया गया? तो सदन में यह परिवर्तन किया गया दोस्तों कि सदन में एक सदन को दो सदनी व्यवस्था कर दी गई और दो सदनी व्यवस्था में एक सदन को कहा गया राज्य परिषद और दूसरे सदन को कहा गया दोस्तों, दूसरे सदन को कहा गया केंद्रीय सभा। क्लियर हो गया? और जो राज्यसभा थी दोस्तों, राज्य परिषद थी, वो 60 सदस्य और जो केंद्रीय सभा थी वो 145 सदस्य सदन थी दोस्तों। और इसका कार्यकाल था दोस्तों केवल 3 वर्ष। कहां लिखता हूं मैं? यहां। ये 3 वर्ष थी दोस्तों और इसका कार्यकाल था 5 वर्ष। तो ये उच्च सदन 5 वर्ष के लिए था और निम्न सदन जो था वो कितने वर्ष के लिए था? 3 वर्ष। ये भी याद रखना कि 1919 में जो ये नीचे वाला सदन है वो कितने सदन वर्षीय था? 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए बनाया गया था। तो ये हो गया दोस्तों हमारा केंद्रीय स्तर पर हुए परिवर्तन। अब हम चलते हैं राज्य स्तर पर क्या क्या परिवर्तन हुए और वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको थोड़ी सा अपन देखते हैं दोस्तों। क्लियर है? चलो, तो अब यहां पर क्या क्या हुआ, यहां स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले गवर्नर जनरल और वायसराय, यहां पर क्या परिवर्तन हुआ? तो यहां पर परिवर्तन यह हुआ दोस्तों कि जो विषय किसको दिए गए थे? प्रांत के गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी परिषद को। तो गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद में दोस्तों 2 प्रकार के सदस्य होते थे। एक सदस्य होते थे निर्वाचित। कैसे थे? निर्वाचित। और एक सदस्य होते थे दोस्तों मनोनीत। कैसे होते थे? मनोनीत। तो इन्हीं सदस्यों के काम करने के आधार पर इन्होंने क्या किया कि जो ये सूची थी, ये सूची को 2 भागों में बांट दिया गया और सूची में से एक विषय दे दिए गए निर्वाचित सदस्यों को नियम बनाने के लिए और एक विषय एज इट इज रखा गया मनोनीत सदस्यों को काम करने के लिए। तो जो दोस्तों ये निर्वाचित सदस्यों को दिया गया, ये विषय कहलाए हस्तांतरित। क्या कहलाया? हस्तांतरित। तो प्रांत की सूची को कितने भागों में तोड़ दिया गया? 2 भागों में। ठीक है। एक भाग कहलाया हस्तांतरित विषय और एक विषय जो अभी भी इसी के पास रखे थे तो यह कहलाया दोस्तों आरक्षित विषय। क्लियर है? अब यहां विशेष रूप से ध्यान देना दोस्तों, यहां समझने की बात है, कई बार कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो थोड़ी सा समझने की बात करना कि देखो ये कार्यकारिणी परिषद है और इसमें कुछ सदस्य हैं निर्वाचित। क्लियर है दोस्तों? अब ये निर्वाचित सदस्य हैं तो ये निर्वाचित सदस्यों को निर्वाचित किसने किया है? तो दोस्तों निर्वाचित किया है जनता ने। किसने किया है? जनता ने। तो ये जनता के प्रति क्या होंगे? उत्तरदायी होंगे। तो अगर ये विषय इनको दिए गए तो इन पर जब ये कानून बनाएंगे तो कानून बनाने के बाद ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? जनता के प्रति। क्योंकि ओवरऑल ये कानून का फर्क किसको पड़ना है? इस कानून का पालन कहां पर होना है? जनता में, पब्लिक में पालन होना है। ठीक है। तो अच्छा कानून बनाएंगे तो इनकी प्रशंसा करेगी और जनता अच्छा कानून नहीं बनाएंगे तो जनता इनको गालियां बकेगी और उनसे जवाब मांगेगी, उनसे उत्तर मांगेगी, अगली बार निर्वाचित नहीं करेगी। तो ये इनके प्रति क्या होते थे? जवाबदार। ठीक है। अब
अगर यही विषय पर कानून बनाने का अधिकार उन सदस्यों को मिला जिसको गवर्नर जनरल और उसके लोग ही मनोनीत करते थे, तो क्या ये जनता के प्रति उत्तरदायी थे? नहीं थे। तो इस तरह से इसी सूची पर जो कानून बन रहा था, तो एक प्रकार का उत्तरदायी कानून बन रहा था दोस्तों, ठीक है, और साथ में एक प्रकार का अनउत्तरदायी। तो दो प्रकार के नियम बनते थे। एक विषयों पर जनता के प्रति बनाने वाले उत्तरदायी होते थे, और उसी सूची के आधे विषयों पर बनाने के बावजूद लागू करने के बाद जनता भले प्रताड़ित होकर मर जाए, लेकिन उसके प्रति, जनता के प्रति वो जवाबदार नहीं है। वो केवल किसके प्रति जवाबदार हैं? अपने नियोक्ता, मालिक, मनोनीत करने वाले गवर्नर जनरल के प्रति। क्लियर है? तो क्योंकि इसका पॉजिटिव पॉइंट ये देखो दोस्तों कि विषय तो दो हो गए, आरक्षित और हस्तांतरित, लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे, इस हस्तांतरित विषय में चालू हो गया उत्तरदायी शासन व्यवस्था। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रांतों में चालू हो गई अर्ध उत्तरदायी शासन प्रणाली। कैसी चालू हो गई? अर्ध उत्तरदायी शासन प्रणाली। अब ये जो निरंकुश वाली है, अनुत्तरदायी है दोस्तों, उसको भूल जाओ, क्योंकि ये पहले भी चलती थी और इतने विषयों में आगे भी बनी रही। तो केवल हम इतना ध्यान रखते हैं कि जहां पूरी अनुत्तरदायी थी, उसकी जगह आधे विषयों में हम उत्तरदायी शासन प्रणाली शुरू कर पाए। कहां पर? प्रांतों पर। क्लियर है? अब जो ये जनता है दोस्तों, जैसे ये व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को ऊपर जो कानून लागू हो रहा है, वो ये कानून भी लागू हो रहा है और ये कानून भी लागू हो रहा है। तो जो उत्तरदायी विषयों पर कानून बना रहा है, वो भी लागू हो रहा है, और जो अनुत्तरदायी रूप से कानून बना रहा है, वो भी लागू हो रहा है। तो इस तरह से उस पर लागू होने वाले कानूनों की संख्या कितनी हो गई? प्रकृति कितनी हो गई? दो, उत्तरदायी और गैर उत्तरदायी। तो इसीलिए दोस्तों, इसीलिए इसको कहा जाता है द्वैध शासन प्रणाली। क्या कहा गया? द्वैध शासन प्रणाली। और ये इसका कारण क्या था? विषयों का बंटवारा, दो भागों में विषय बांट दिए गए। तो इस तरह से प्रांतों में क्या स्टार्ट हुआ? द्वैध शासन प्रणाली। क्लियर हुआ? तो मुझे लगता है इस बात को आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको मैं थोड़ी फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, इसको थोड़ी इजी वे में लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब यहां चलते हैं। तो क्या हुआ दोस्तों कि इस अधिनियम के तहत जो विषय थे कितने भाग में बांट दिए गए? तो दो भागों में बांट दिए गए, एक हस्तांतरित और दूसरा, हस्तांतरित के बाद दूसरा क्या हो गया दोस्तों? आरक्षित। कौन सा है? आरक्षित। एक पॉइंट हो गया। और इसकी वजह से दोस्तों, इसकी वजह से चालू हो गया द्वैध शासन प्रणाली। क्लियर है? और द्वैध शासन प्रणाली में दोस्तों, एक तरफ अनुत्तरदायी शासन चल रहा था और एक तरफ चल रहा था उत्तरदायी शासन प्रणाली। क्या चल रही थी? उत्तरदायी शासन प्रणाली। तो क्योंकि आधी अनुत्तरदायी थी और आधी उत्तरदायी थी, तो इसलिए कहा जाता है कि प्रांतों में अर्ध उत्तरदायी शासन प्रणाली की शुरुआत किससे हुई? 1919 के अधिनियम से। तो ये थे हमारे अगले पॉइंट। आप इसको नोट कर लो दोस्तों, समझ लो कि प्रांतों में क्या हुआ कि ये प्रांत सूची कितने भागों में बांट दी गई? दो भागों में। ये हो गया 10वां पॉइंट। ठीक है, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। और इसी को कहा गया 11वें पॉइंट में द्वैध शासन की शुरुआत। तो द्वैध शासन की शुरुआत कहां हुई? प्रांतों में। 12वां नंबर का पॉइंट दोस्तों याद रखना कि प्रांतों में क्या हो गया? अर्ध उत्तरदायी शासन प्रणाली शुरू हो गई। तो यह था हमारा अगला पॉइंट। और आगे चलते हैं दोस्तों कि इस अधिनियम में और क्या हुआ, और नीचे चलते हैं। तो अब इसमें क्या हुआ दोस्तों कि सबसे पहली बात तो ये जो विधान सभा थी, ये जो प्रांतीय सभा थी, तो प्रांतीय सभा का नाम बदल दिया गया दोस्तों। और प्रांतीय सभा को उस समय परिषद कहा जाता था। प्रांतीय परिषद क्या बोला जाता था? प्रांतीय परिषद। तो प्रांतीय परिषद का यहां पर नाम बदल के कर दिया गया दोस्तों प्रांतीय विधान सभा।
इसका नाम बदल के कर दिया गया प्रांतीय विधान सभा। तो ये हो गया हमारा 13 नंबर का पॉइंट, प्रांतीय विधान सभा। ठीक है, इसके बाद साथ में यह हुआ दोस्तों कि जो सदस्य यहां पर बैठते थे विधानसभा में, तो इन सदस्यों को अधिकार प्राप्त किया गया। और इस अधिकार क्या हुआ, तो अधिकार मिला इनको बजट पर बहस करने का अधिकार मिला, प्लस इनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला 1919 के अधिनियम से। यह हो गया हमारा 14 नंबर का पॉइंट। तो यहां पर राज्यों में क्या क्या हुआ फिर से देख लो। गवर्नर जनरल का जो ये था विषय थे दोस्तों, दो भागों में बांट गए, हस्तांतरित और आरक्षित। जो आरक्षित विषय थे इस पर एज इट इज कानून कौन बनाता था, मनोनीत सदस्य। और जो हस्तांतरित विषय थे इस पर कौन बनाता था, निर्वाचित। और क्योंकि निर्वाचित सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी थे और इसलिए इसको अर्ध उत्तरदायी शासन प्रणाली किया गया। और जनता के ऊपर अब शासन बनाने, कानून बनाने के लिए दो प्रकृति के कानून हो गए, उत्तरदायी कानून और ऐसे कानून जिन पर गैर उत्तरदायी लोग कानून बना रहे हैं। तो इसलिए इसको बोला गया द्वैध शासन प्रणाली। साथ में दोस्तों इसमें याद रखना कि जो ये राज्य की विधान परिषद थी तो इसका नाम कर दिया गया प्रांतीय विधान सभा। और इसमें जो सदस्य बैठते थे तो उस पर बजट पर बहस करने का अधिकार और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। अब अपन आते हैं दोस्तों लास्ट समाप्ति की तरफ कि यहां पर जनता में क्या परिवर्तन हुआ, यहां पर क्या क्या फर्क पड़ा। तो इसको थोड़ी सा देख लेते हैं दोस्तों। ये डायग्राम से पिछले बना रहा हूं दोस्तों, जिससे आपको दिमाग में क्लियर बन जाए। तो इसको चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, आपको स्पष्ट करने के लिए ये जरूरी है। तो इस समय क्या हुआ दोस्तों कि सबसे पहले इस अधिनियम में जो हमारा चुनाव होता था तो सांप्रदायिक निर्वाचन था। कैसा होता था, सांप्रदायिक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या मतलब होता था दोस्तों कि सांप्रदायिक निर्वाचन में कुछ एरिया धर्म के आधार पर आरक्षित कर देते थे कि यहां से केवल जो प्रतिनिधि होगा मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है और केवल मुस्लिम धर्म के लोग ही वोटिंग कर सकते हैं। उस एरिया में ईसाई वाले को वोट देने का अधिकार नहीं था, हिंदू को वोट देने का अधिकार नहीं था, मुस्लिम के साथ में ये सिखों को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो वो केवल मुस्लिम धर्म के लिए आरक्षित हो गया। तो इस तरह का आरक्षण को कहा गया सांप्रदायिक निर्वाचन। तो इस अधिनियम में दोस्तों, इस अधिनियम में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया। क्या किया गया, विस्तार। और इसमें शामिल कर दिया गया सिख को, ठीक है, इसमें शामिल कर दिया गया दोस्तों ईसाइयों को, इसमें शामिल कर दिया गया दोस्तों यूरोपियों को, और इसमें शामिल कर दिया गया दोस्तों एंग्लो इंडियन को। क्लियर है। तो यह हो गया दोस्तों हमारा 15 नंबर का पॉइंट कि सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियों को और एंग्लो इंडियन को भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है। अगला पॉइंट अपना यह है दोस्तों कि इस सांप्रदायिक निर्वाचन में पहली बार महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया गया। किसको, महिलाओं को। तो यह हो गया हमारे 16 नंबर का पॉइंट। जहां धर्म के आधार पर सांप्रदायिक निर्वाचन किया गया, वहीं महिलाओं को भी मत देने का अधिकार दिया गया। साथ में दोस्तों याद रखना कि इसमें क्या हुआ, दो चीजें और हैं, बस लास्ट है, खत्म होने वाला दोस्तों, कि यहां पर मतदाता की आयु का निर्धारित हो गया और मतदाता की आयु कितनी कर दी गई, 21 वर्ष। क्या कर दी गई, 21 वर्ष। और दोस्तों इसके लिए प्रत्यक्ष मतदान की व्यवस्था कर दी गई। क्लियर है। ये दोनों पॉइंट याद रखना कि ये क्या है, मतदाता की आयु निर्धारित कर दी गई। तो मतदाता की आयु निर्धारित कर दी गई, ये हो गया हमारा 17 पॉइंट। और उसको प्रत्यक्ष निर्वाचित करने का अधिकार मिला, यानी प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई 1919 के अधिनियम पे। तो ये हो गए दोस्तों 18 नंबर के पॉइंट। 18 बिंदु आपको अगर ध्यान से देखोगे दोस्तों तो पूरे के पूरे आपको दिमाग में होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ी सा रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों।
तो सबसे पहले मैंने पृष्ठभूमि बताई थी। पृष्ठभूमि में क्या बताया था कि वहां गांधी जी आ चुके हैं, यहां वर्ल्ड वार समाप्त हो रहा है और यहां होम रूल आंदोलन चल रहा है, यहां लखनऊ समझौता हो चुका है। तीनों तरफ से दबाव होने की वजह से अगस्त घोषणा की। किसने? मांटेग्यू ने। कहां पर की? ब्रिटेन की संसद पर। और उसी अगस्त घोषणा ही बनी आधार 1919 के अधिनियम की। 1919 के अधिनियम का नाम क्या है? मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत शासन अधिनियम 1919। इसका मतलब क्या है? मांटेग्यू कौन है ये समझ गए, चेम्सफोर्ड क्या है ये समझ गए। अब दोस्तों थोड़ी सा याद करो, इस पर अपन ने स्टार्ट किया था यहां पर, ठीक है, कि यहां पर क्या हुआ, ब्रिटेन में क्या हुआ दोस्तों। तो ब्रिटेन में एक तरफ से फिर से रिवीजन करते हैं। तो ब्रिटेन में क्या हुआ था? वहां था भारत मंत्री मॉन्टेग्यू, उसके पैरेलल बना दिया गया उच्चायुक्त, पहली बात। दूसरी बात, वहां की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका आकार कर दिया गया छोटा, 14 से 12 थी तो 12 से 8 कर दिया गया। तीसरी बात, उसमें कितने नए भारतीय सदस्य शामिल कर दिए गए? 3। चौथी बात, इन सब के साथ में ये याद रखना दोस्तों कि इसका जो भी वो था क्या बोलते खर्चा था, वो खर्चा कहां से देने चालू कर दिए? ब्रिटेन की संसद से, ब्रिटेन की संसद से। तो ये बिंदु कहां के हो गए दोस्तों? अपना ब्रिटेन के। क्लियर है? अब हम आते हैं कहां पर? प्रांतों में। कहां आते हैं दोस्तों? प्रांतों में। तो प्रांतों में क्या क्या हुआ? तो प्रांतों का थोड़ी सा ध्यान रखना। सबसे पहले चालू करते हैं गवर्नर जनरल से, ठीक है। तो गवर्नर जनरल से क्या हुआ कि इसके जो विषय थे जिस पर अकेले कानून बनाता था, तो इस विषयों को 2 भागों में तोड़ दिया गया, एक प्रांत और एक केंद्र। और क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों को कानून बनाने में स्वायत्तता किस अधिनियम में दी गई? तो 1919 के अधिनियम में। इसके साथ में बजट में भी ऐसे ही कर दिया गया। तो केंद्र के बजट से प्रांतों का बजट कब पृथक किया गया? 1919 के अधिनियम में। तो ये तो गवर्नर के काम हो गए। फिर हम उसकी कार्यकारिणी परिषद में आते हैं दोस्तों। तो कार्यकारिणी परिषद की संख्या कितनी कर दी गई? 8। और इसमें कितने भारतीय दे दिए गए? 3। क्लियर है? इसको अपन को ध्यान रखना है। फिर उसकी आते हैं सदन। तो सदन कितने सदस्य हो गया? 2 सदनी, एक में 60 संख्या, एक में 145, साथ में ये 5 वर्षीय, ये 3 वर्षीय। तो ये हो गया हमारा गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी परिषद और उसकी संसद। क्लियर है? अब आते हैं दोस्तों अपन राज्य। तो राज्यों में धीरे धीरे अपन चलते हैं आगे। तो राज्यों में देखो गवर्नर जनरल है, तो गवर्नर जनरल के जो काम थे, जो सूची थी, इसको 2 भागों में बांट दी गई। एक कहा गया आरक्षित विषय और एक कहा गया हस्तांतरित विषय। तो जो पहले से इसके पास थे और इसी के पास रहे वो आरक्षित, और जो इसने दूसरों को दे दिए वो कहलाए हस्तांतरित। और हस्तांतरित पर कानून कौन बनाता था? निर्वाचित सदस्य। और निर्वाचित किसके प्रति उत्तरदायी होते थे? जनता के प्रति। इसलिए ये उत्तरदायी शासन प्रणाली कही गई। तो उत्तरदायी शासन प्रणाली की शुभारंभ कहां पे हुई? राज्यों पर, प्रांतों पर। और ये पूरे विषयों में नहीं थी, केवल आधे विषयों में थी, तो इसलिए इसको बोला गया अर्ध उत्तरदायी शासन प्रणाली। क्लियर है दोस्तों? तो इतना कंफर्म हो गया होगा। और जनता पर 2 प्रकार के कानून बनने लगे, जनता के ऊपर 2 प्रकार के कानूनों को भार पड़ने लगा। क्लियर है? एक तो जो उत्तरदायी थे वो, और एक जो उत्तरदायी नहीं थे वो। तो इसलिए इसको क्या कहा गया दोस्तों? द्वैध शासन प्रणाली। क्लियर है? और ये भी समझ में आ गया आपको दोस्तों। इसके बाद अपन आते हैं तो गवर्नर जनरल के नीचे जो ये विधानसभा थी, तो इसका नाम कर दिया गया प्रांतीय विधानसभा। साथ में इस पर बजट पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी इनके कैंडिडेट को दे दिया गया। अब आते हैं दोस्तों हम जनता पर। जनता में क्या हुआ? तो जनता में क्या हुआ कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका विस्तार कर दिया गया। केवल पहले मुस्लिमों को दिया गया था, अब यहां पर सिख को, ईसाई को, यूरोपियों को, एंग्लो इंडियन को शामिल कर दिया गया। साथ में महिलाओं को शामिल किया गया, पर महिला कोई संप्रदाय नहीं है, संप्रदाय के आधार पर नहीं, ये तो लिंग के आधार पर है। तो महिलाओं को पहली बार मतदान देने का अधिकार किसको, कहां पर मिला? 1919 के अधिनियम में। साथ में मैंने इतना लंबा कर दिया है, मतलब इतना लंबा व्यक्ति यानी 21 साल का व्यक्ति ही मतदान दे सकता है। तो मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 21 वर्ष। और साथ में प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत यहां पर हुई। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यह समाप्त हुआ 1919 का अधिनियम। अब इसके साथ में 2 व्यवस्थाएं और की गई थी दोस्तों। तो पहली व्यवस्था जो थी दोस्तों इसकी, ये थी नरेश मंडल। क्या था? नरेश मंडल। और दूसरा था दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग। क्लियर है? तो इसी अधिनियम के तहत जो राजा महाराजा थे उनके हितों की रक्षा करने के लिए एक अलग से
एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को कहा गया नरेश मंडल और उसका प्रावधान किसमें था? 1919 के अधिनियम में। प्लस एक लोक सेवा आयोग की भर्ती बनाने की निर्माण की बात की गई 1919 को अधिनियम में दोस्तों। और इसी के आधार पर आगे चल के ली आयोग का गठन किया गया और ली आयोग के गठन की सिफारिश पर 1926 में पहली बार संघ लोक सेवा आयोग, उस समय कहा जाता था फेडरल पीएससी, का गठन भारत में किया गया। तो इतने प्रावधानों के साथ में 2 प्रावधान एक्स्ट्रा याद रखना दोस्तों। अब याद करो, अगर ध्यान से देखोगे तो यहां सबसे ज्यादा रियायत कहां मिली है? प्रांतों में। हमें अर्ध उत्तरदायी शासन कहां मिला? प्रांतों में। हमें अपने ही लोगों को कानून बनाने का अधिकार कहां मिला? प्रांतों में। हमसे जो निर्वाचित होते थे और हमारे प्रति जवाबदार होते थे वो हमें आधे विषयों पर कानून बनाना चालू कर दिए। कहां पर? प्रांतों में। पर हमें तो पूरे विषयों में चाहिए और हमें केंद्र में भी चाहिए। तो हमारी मांग बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो पूरा दे नहीं सकते, उन्होंने थोड़ा थोड़ा दिया। तो इन्होंने इतना तो दिया दोस्तों, इतना दिया, और इतने देने के बाद ये बोल के गए कि इतना हम दे रहे हैं, आगे फिर हम आएंगे, आगे आएंगे 10 वर्ष के बाद। कितने वर्ष? 10 वर्ष के बाद, और फिर हम करेंगे समीक्षा और आपको और आगे देंगे केंद्र पर। जो काम हमने, जो हम अधिकार आपको राज्यों पर दिए हैं वो हम आगे केंद्र पर भी देंगे। तो इस अधिनियम में एक बात और की गई थी कि अगले 10 वर्ष के बाद एक नई समिति का गठन किया जाएगा, उसकी समीक्षा के बाद हम आपको और प्रावधान और विकास के कार्य सौंपेंगे। और इसी का परिणाम था दोस्तों, इसी का परिणाम था 1928 का साइमन कमीशन। क्या था? साइमन कमीशन। क्लियर है? तो यह था दोस्तों आज का 1919 का अधिनियम। उम्मीद है पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अच्छे कमेंट्स करिए, मोटिवेट करिए, और इसको दोस्तों एक बार आंख बंद करके ब्रिटेन से स्टार्ट करिए, एक एक पॉइंट, फिर भारत का गवर्नर जनरल, उसकी कार्यकारिणी परिषद, फिर उसकी संसद, फिर प्रांतीय गवर्नर जनरल, उसके जो वो थी अनुसूची थी वो, उसकी कार्यकारिणी परिषद, फिर उसकी विधानसभा, फिर जनता, और जनता में जो जो हमको 21 वर्ष की मतदान की आयु, ये जो सब प्रावधान किए गए थे इनको याद रखिए। नरेश मंडल, संघ लोक सेवा आयोग याद रखिए। और फिर ये तो एक ट्रेलर था, आगे और देने की उन्होंने हमें वादा किया था, पर वो देंगे कब? 10 वर्ष के बाद, समिति गठन के बाद। तो इन्होंने दिया नहीं दिया हम देखेंगे अगले लेसन पर दोस्तों, अगले चैप्टर पे, जब हम पढ़ेंगे 1919 का अधिनियम, क्योंकि उस अधिनियम की पृष्ठभूमि 1928 का साइमन कमीशन ही था। और इसी साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर बहस हुई, और वो बहस कहां पर हुई? लंदन में, जिसे कहा जाता है गोलमेज सम्मेलन, और उसी के निष्कर्ष बने 1935 के अधिनियम। तो ये पृष्ठभूमि को हम लगा के 1935 के अधिनियम की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।